हेलो स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम पब्लिकेशन ऑफ द पेटेंट, एग्जामिनेशन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ पेटेंट, ओपोजिशन एंड रेवोकेशन ऑफ द पेटेंट डिस्कस करने वाले हैं। मतलब इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 में ये डिस्क्राइब की गई हैं सारी चीज़ें, उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पब्लिकेशन ऑफ द पेटेंट एप्लीकेशन। जो भी एप्लीकेशन आपने फ़ाइल की है पेटेंट ऑफिस में, चाहे वो ऑनलाइन फाइलिंग की हो या ऑफलाइन फाइलिंग की हो, वो आपकी पब्लिश की जाती हैं पेटेंट ऑफिस के जर्नल में। ठीक है, 18 मंथ के बाद जो भी आपकी डेट ऑफ एप्लीकेशन है फाइलिंग की, या तो डेट ऑफ प्रायोरिटी है जो भी अर्लियर है, उससे 18 मंथ के बाद आपकी एप्लीकेशन को, आपके पेटेंट को क्या करेगा, जो पेटेंट ऑफिस है वो अपने जर्नल में पब्लिश करेगा। प्रायोरिटी डेट क्या है? डेट ऑफ फाइलिंग आपको पता है कि जिस डेट पे आपने अपनी एप्लीकेशन डाली है पेटेंट ऑफिस में, आपने अपने पेटेंट के लिए एप्लीकेशन अप्लाई किया है, जिस भी डेट को अप्लाई किया है वो डेट आपकी डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन होती है। और प्रायोरिटी डेट क्या होती है हमारी? प्रायोरिटी डेट ऑफ द पेटेंट इज़ द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन विद कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। तो हमने अपनी पिछली वीडियोस में, इस वीडियो सीरीज़ की पिछली वीडियो थी जो हमारी इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 में, उसमें हमने डिस्कस किया है कि जो पेटेंट है वो हम दो तरीके से फाइल कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है जो आपके, और जो आपकी एक एप्लीकेशन होती है जो आप विदाउट कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करते हो। ठीक है, एक एप्लीकेशन होती है जो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के साथ फाइल करते हो। मतलब कि आप क्या कर सकते हो, अगर सपोज़ आपके पास आइडिया है अभी आपका, आप उस पर काम कर रहे हो बट फाइनल प्रोडक्ट अभी रेडी नहीं है, तो आपकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन नहीं है। ठीक है, प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन के साथ आप एप्लीकेशन को फाइल कर देते हो। ठीक है, तो आपका ये आपकी प्रोविजनल फाइलिंग होती है। एक आप क्या करते हो, आपके पास आइडिया था, आपने उस पर काम करना शुरू किया और आपके पास फाइनल प्रोडक्ट है। अब आपके पास इसके कंप्लीट नॉलेज है। ठीक है, आप अब क्या करोगे, फाइलिंग करोगे अपनी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के साथ। तो ये आपकी क्या हो जाती है, प्रायोरिटी डेट हो जाती है। प्रायोरिटी डेट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज फ्रॉम दिस डेट लीगल प्रोटेक्शन ऑफ एन इन्वेंशन टेक्स इफेक्ट। द टर्म ऑफ द पेटेंट इज़ काउंटेड फ्रॉम दिस डेट। तो ये प्रायोरिटी डेट ही है आपकी, जब से आपका जो इन्वेंशन है, आपके जो राइट्स हैं पेटेंट के, वो काउंट होते हैं। आप सबको पता है कि पेटेंट 20 ईयर्स के लिए पेटेंट ग्रांट किया जाता है। तो ये जो आपने, सपोज़ आपने क्या किया, प्रोविजनल फाइलिंग की है, अभी सिर्फ आपका आइडिया है, आपने उस पर काम करना शुरू किया है, आपके पास जो प्रोडक्ट है, जो फाइनल प्रोडक्ट है वो रेडी नहीं है, तो आपने आज पेटेंट फाइल कर दिया। ठीक है, अब आपको 12 मंथ का टाइम मिलेगा। ठीक है, 12 मंथ का टाइम मिलता है पेटेंट ऑफिस की तरफ से कि आप अपने जो भी प्रोडक्ट है, आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको रेडी कीजिए विद इन 12 मंथ, और फिर से कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के साथ पेटेंट को फाइल कीजिए। ठीक है, पेटेंट की एप्लीकेशन फाइल कीजिए। अब आपने भले ही यहाँ पे आपने पेटेंट डाला था, ठीक है, आपने अप्लाई किया था, आपने इसको कंप्लीट करके, अब जो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के साथ है, सपोज़ आपने ये 12 अगस्त 2022 को डाला था, तो अब 12 अगस्त 2023 से पहले, ठीक है, या 12 अगस्त 2023 को सपोज़ आपने क्या किया, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के साथ पेटेंट को अप्लाई किया। 1 साल बाद आपको 1 साल का टाइम मिला था अपने एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करके फाइनल रिजल्ट, फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए। प्रायोरिटी डेट क्या होगी अब आपकी? ये वाली प्रायोरिटी डेट होगी। जो पेटेंट के राइट आपको मिलेंगे वो आपको इस डेट से मिलेंगे। मतलब आपको जो इस डेट से लेके 20 ईयर्स तक आपको क्या मिल जाएंगे, आपके पेटेंट के राइट्स मिल जाएंगे। तो आई होप आपको क्लियर है कि जो प्रायोरिटी डेट क्या है और प्रायोरिटी डेट क्यों इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज जो भी आपके राइट्स हैं वो प्रायोरिटी डेट से ही काउंट होते हैं। पब्लिकेशन का मतलब क्या है, पब्लिकेशन में क्या क्या पब्लिश किया जाता है, डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या थी आपकी, एप्लीकेशन नंबर आपको दिया जाता है जब आप पेटेंट फाइल करते हो, वो भी इसमें पब्लिश होता है। नेम जो है एप्लीकेंट्स के, जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उसमें पेटेंट में, उन सबके नेम और उनका एड्रेस किया जाता है। और जो आपके पेटेंट का जो आपने एब्स्ट्रैक्ट बना के दिया होगा, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि एक समरी होती है आपके पूरे इन्वेंशन की, आपके पूरे जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है उसको एक समराइज फॉर्म में हम लिखते हैं, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट के साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन
पब्लिश होती हैं जो आपके पेटेंट ऑफिस का जर्नल है उसमें। एप्लीकेशन फॉर पेटेंट आर नॉट ओपन फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन बिफोर पब्लिकेशन। तो पब्लिकेशन से पहले उसको सीक्रेट रखा जाता है, किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। पब्लिकेशन होने के बाद ये पब्लिक डोमेन में आ गया। अब जर्नल जो है वहाँ पे इनकी साइट पे भी पब्लिश होता है, वहाँ पे जाके कोई भी वहाँ पे सर्च कर सकता है, देख सकता है कि उसमें क्या क्या जानकारी है जो भी उन्होंने पब्लिश की है। एब्स्ट्रैक्ट में उनको पता चल जाएगा। अगर मान लो आप देखना चाहते हो कि जो जर्नल में क्या क्या पब्लिश हुआ है, आप उनकी साइट पे जाके भी चेक कर सकते हो। देन रिक्वेस्ट ऑफ एग्जामिनेशन। A patent application will be examined only if request is made by applicant or third party person interested in the patent with prescribed fee। तो इसके लिए अलग से फ़ी भरनी होती है और एग्जामिनेशन की रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है। ठीक है, आपने पेटेंट फाइल कर दिया, आपका पेटेंट अब पब्लिश हो गया है, आप एग्जामिनेशन की रिक्वेस्ट डालोगे। ठीक है, आप भी डाल सकते हो या आपके बिहाफ पे कोई थर्ड पार्टी भी डाल सकती है। सपोज़ आपका कोई एजेंट है या आपका कोई आपके इंस्टीट्यूशन है, कोई सपोज़ आपका कॉलेज है, उसने फ़ाइल किया है पेटेंट, आप उसके एप्लीकेंट हो, आप भी डाल सकते हो रिक्वेस्ट और आपका इंस्टीट्यूशन भी एप्लीकेशन डाल सकता है फ़ीस सबमिट करने के बाद। If there is no request of examination for the patent within prescribed period of time, the application will be treated as withdrawn and the application cannot be revived। अगर आपने एक टाइम लिमिट दी गई है इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 में कि इस ड्यूरेशन तक आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो, अगर आपने रिक्वेस्ट नहीं डाली है एग्जामिनेशन की तो ऐसा माना जाएगा कि आपने अपना पेटेंट विड्रॉ कर लिया है, आपने उसको हटा लिया है, अब आप उसको लेना नहीं चाहते हो। ठीक है, विड्रॉन उसको कंसिडर किया जाएगा और उसको फिर रिवाइव नहीं कर सकते आप बाद में। तो रिक्वेस्ट ऑफ एग्जामिनेशन विद इन टाइम पीरियड बहुत ज़रूरी है, आपको करनी पड़ेगी। देन आपने अगर रिक्वेस्ट कर दी है एग्जामिनेशन की, अब जो इंडियन पेटेंट ऑफिस है जो भी हमारे, वो उसको एग्जामिनेशन करेंगे। एप्लीकेशन विल बी एग्जामिन अकॉर्डिंग टू द सीरियल नंबर ऑफ द रिक्वेस्ट रिसीव्ड ऑन फॉर्म 18। तो एक स्पेसिफिक फॉर्म होता है जिसको फॉर्म 18 कहते हैं, इसको भरना होता है एग्जामिनेशन के लिए। जब आप एक रिक्वेस्ट करते हो एग्जामिनेशन की तो सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग, सपोज जिसकी पहली एप्लीकेशन आई है उसका पहले एग्जामिनेशन हो जाएगा, दूसरे का दूसरे नंबर पे, ऐसे सीरियल नंबर वाइज आपकी एप्लीकेशंस का एग्जामिनेशन करते हैं जो पेटेंट ऑफिस होते हैं। फिर उसके बाद एग्जामिनेशन करने के बाद फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू कर दी जाती है एप्लीकेंट को। इसको FER भी बोलते हैं, फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट होती है। इसमें होता क्या है, इसमें होता है अगर किसी ने कोई ऑब्जेक्शन लगाया है थर्ड पार्टी ने, वो भी इसमें मेंशन होगा, या तो कोई रिक्वायरमेंट है। सपोज़ जो भी एग्जामिनेशन कर रहे थे मेंबर, उन्होंने पाया कि आपके पेटेंट में आपकी जो एप्लीकेशन आई है उसमें कुछ कमी है, उसमें कुछ ना कुछ एडिशन करना है आपको, तो वो उसमें रिक्वायरमेंट्स करके आपको देते हैं। ठीक है, वो आपको बता दिया जाता है एप्लीकेंट को विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ एग्जामिनेशन और डेट ऑफ पब्लिकेशन विच एवर इज़ लेटर। तो या तो डेट ऑफ पब्लिकेशन अगर बाद की है उससे 6 मंथ लगा लीजिए आप, या तो आपकी जब आपने क्या किया है रिक्वेस्ट ऑफ एग्जामिनेशन की है तब से लगा के 6 मंथ के बाद आपको ये फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट वो इशू कर देते हैं। मतलब आप जैसे आपने सपोज़ आज आपने रिक्वेस्ट डाली एग्जामिनेशन की, आज से 6 महीने के बाद 6 मंथ के बाद आपको फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू कर दी जाएगी। उसमें बताया जाएगा अगर किसी थर्ड पार्टी ने ऑब्जेक्शन लगाया है, अगर मान लो कोई थर्ड पार्टी कहती है कि नहीं इस एप्लीकेंट ने तो मेरा आइडिया चुरा के अपना पेटेंट फाइल किया है, तो ये ऑब्जेक्शन के तौर पे आपको बताया जाएगा कि ये ऑब्जेक्शन आया है आपके जो भी पेटेंट एप्लीकेशन है उस पर। ठीक है, then if all the objections are not complied within the period of 12 months the application shall be deemed to have been abandoned। अगर आप पे जो ऑब्जेक्शन लगे हैं आपकी एप्लीकेशन पे, अगर आपने उनको सॉल्व नहीं किया, रिजॉल्व नहीं किया 12 मंथ के अंदर, तब आपका जो एप्लीकेशन है पेटेंट की उसको अबंडन कर दिया जाएगा, मतलब उसको आप वो कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो 12 मंथ का टाइम मिलता है, जब भी कोई ऑब्जेक्शन लगता है आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं इशू को। व्हेन ऑल द रिक्वायरमेंट्स आर मेट, अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया है, सारी रिक्वायरमेंट आपने फुलफ़िल कर दी हैं,
ठीक है। द पेटेंट इज़ ग्रांटेड आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। तो जिस दिन पब्लिकेशन हुआ उसके 6 मंथ के अंदर आपको पेटेंट ग्रांट हो जाएगा। पेटेंट लेटर आपको इशू हो जाएगा। एंट्री इज मेड इन द रजिस्टर ऑफ द पेटेंट एंड इट इज़ नोटिफाइड इन द पेटेंट ऑफिस जर्नल। अगेन आपका सपोज उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट डाली थी कि आप ये चीज़ें ऐड कर दीजिए अपने एप्लीकेशन में, आपने वो सारी एप्लीकेशन में ऐड कर दी है, सारी रिक्वायरमेंट्स आपने फुलफ़िल कर दी हैं, आपको पेटेंट मिल जाएगा 6 मंथ के अंदर। डेट ऑफ पब्लिकेशन से 6 मंथ के अंदर ही आपको मिल जाएगा। आपको पेटेंट लेटर भी इशू हो जाएगा। ठीक है। पेटेंट ऑफिस में एक पेटेंट रजिस्टर मेंटेन होता है, उसमें एंट्री हो जाएगी और आपका पेटेंट फिर से पब्लिश किया जाएगा कि अब इनको पेटेंट मिल गया है। ठीक है। तो ये आपका एग्जामिनेशन के बाद आपको फर्दर एक्टिविटीज़ हमने बता दी। ओपोजिशन ऑफ पेटेंट क्या होता है? ओपोजिशन 2 टाइप से हो सकता है, प्री ग्रांट ओपोजिशन एंड पोस्ट ग्रांट ओपोजिशन। अभी हमने ऊपर बात की थी कि ओपोजिशन, ठीक है, ऑब्जेक्शंस लगते हैं फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट में। जैसे सपोज़ आपका पेटेंट अभी आपने फाइल किया था और उन्होंने पब्लिश कर दिया था कि भाई ये एप्लीकेशन आई है हमारे पास, उस पर अगर किसी ने ऑब्जेक्शन लगा दिया तो वो प्री ग्रांट ओपोजिशन है। मतलब पेटेंट मिलने से पहले अगर कोई ओपोजिशन लगता है वो क्या होता है? प्री ग्रांट ओपोजिशन होता है। और पेटेंट मिलने के बाद जो ओपोजिशन लगता है उसके बाद भी एक बार आपको पेटेंट मिल गया, ठीक है, आप वो जो जर्नल में यहाँ पब्लिश हो गया कि आपको पेटेंट मिल गया है, उसके बाद भी वो आप उस मतलब कोई थर्ड पार्टी उस पर क्या कर सकती है? ओपोजिशन लगा सकती है। ठीक है। तो या इसको बोलते हैं पोस्ट ग्रांट ओपोजिशन। जब आपको पेटेंट मिलने के बाद कोई उस पर ऑब्जेक्शन लगाता है तब वो क्या होता है? पोस्ट ग्रांट ओपोजिशन। सो प्री ग्रांट ओपोजिशन कैन बी मेड बाय एनी पर्सन टू द कंट्रोलर फॉर अ पेटेंट एप्लीकेशन विच हैज़ बीन पब्लिश्ड बट नॉट ग्रांटेड विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन और बिफोर द ग्रांट ऑफ अ पेटेंट। तो 3, जैसे आपका पेटेंट पब्लिश हुआ, मतलब कि आपकी एप्लीकेशन पब्लिश हुई, अभी आपको पेटेंट मिला नहीं है, आपने पेटेंट फाइल किया था, ठीक है, आपका पेटेंट पब्लिश हो गया है जर्नल में आपकी एप्लीकेशन, ठीक है, यहाँ पे किसी ने ऑब्जेक्शन लगा दिया, वो क्या करता है? कोई भी पर्सन लगा सकता है, कंट्रोलर, जो हमारे कंट्रोलर होते हैं, पेटेंट कंट्रोलर, उनके पास, ठीक है, 3 मंथ के अंदर, जैसे पब्लिश हुआ उसके 3 मंथ के अंदर या ग्रांट से पहले अगर किसी ने लगा दिया, वो आ गया प्री ग्रांट। पोस्ट ग्रांट ओपोजिशन होता है हमारा, इसमें क्या होता है? विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द ग्रांट ऑफ पेटेंट। मतलब कि आपको पेटेंट मिल गया है, ठीक है, अब वो फिर से पब्लिश होता है ना कि आपको पेटेंट मिल चुका है, अब फिर से उन्होंने पब्लिश किया, उसके 1 साल के अंदर भी कोई उस पर क्या लगा सकता है? ओपोजिशन कर सकता है उस पर। तो उसको क्या बोलते हैं? पोस्ट ग्रांट ओपोजिशन बोलते हैं। ठीक है। ये भी कंट्रोलर को वो एप्लीकेशन डाल देता है कि भाई मैं पोस्ट ग्रांट ओपोजिशन करना चाहता हूँ, माना कि इनको पेटेंट मिल गया है बट मुझे अभी भी ऑब्जेक्शन है, ये किसी भी ऑब्जेक्शनेबल ग्राउंड पे वो लगा सकता है। ओपोजिशन को बहुत सारे ग्राउंड पे लगाया जा सकता है। कैसे? नोवेल्टी के बेसिस पे भी कि वो हो सकता है जो थर्ड पर्सन बोल रहा है कि ये इनका नॉवल नहीं है, इन्होंने कहीं से लिया है या ये पहले से एग्जिस्ट करता है। इन्वेंटिव स्टेप के बेसिस पे लगाया जा सकता है ओपोजिशन। सपोज मैंने कोई इन्वेंशन किया, मैंने उसको मुझे मिल भी गया, पेटेंट मिल गया है, बट इसमें कोई इन्वेंटिव स्टेप ही इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, तो उस बेसिस पे भी ओपोजिशन हो सकता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी के बेसिस पे हो सकता है। सपोज़ मैं कह रही हूँ कि ये इंडस्ट्री में ऐसे यूज़ हो सकता है, सपोज़ उसका कोई राइटफुल यूज़ है नहीं, तो भी ये ओपोजिशन हो सकता है। रॉन्गफुली ऑब्टेन्ड द इन्वेंशन। सपोज़ मैंने क्या किया, किसी और का चुरा के गलत तरीके से उस पर मैंने पेटेंट ले लिया, किसी और की जो भी डिस्कवरी थी या किसी और की मशीन थी उसका मैंने कोई प्रोटोटाइप चुरा लिया और उस पर मैंने पेटेंट ले लिया, वो आपका रिवोक किया जा सकता है, मतलब ओपोजिशन किया जा सकता है। और कोई ऐसी चीज़ का मैंने पेटेंट ले लिया जो पेटेंटेबल ही नहीं है एक्ट के अंदर, बिकॉज इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 जो है क्या करता है? डिस्क्राइब करता है क्या चीज़ पेटेंटेबल है, क्या चीज़ नहीं है। सपोज़ ऐसी चीज़ पे मुझे गलती से पेटेंट मिल गया जो पेटेंटेबल ही नहीं है एक्ट के अंदर, तो उस पर भी कोई ओपोजिशन लगा सकता है, ठीक है। जब पोस्ट ग्रांट ओपोजिशन होता है उस केस में जो कंट्रोलर है वो एक बोर्ड बना देता है, एक मेंबर कमेटी बना देता है मेंबर्स की, जिसको क्या बोलते हैं? ओपोजिशन बोर्ड बोलते हैं।
जो क्या करता है, जो पेटेंटी है, जिसको पेटेंट मिला है उसको भी बुलाता है, और जो ओपोनेंट है, जिसने ओपोजिशन लगाया है, ठीक है, जिसने वो करा है आपके मतलब ओपोजिशन किया है, दोनों को बुलाता है। उनकी पूरी विद प्रूफ उनकी बात सुनी जाती है, और उनकी जो भी बहस होती है उसके रिकमेंडेशन, उनके बेसिस पे कुछ रिकमेंडेशन देता है जो बोर्ड होता है कंट्रोलर को, ठीक है। अब इन रिकमेंडेशन के बेसिस पे जो कंट्रोलर है वो फर्दर ऑर्डर देता है कि या तो पेटेंट को मेंटेन रखा जाए। सपोज़ किसी ने फॉल्स एलिगेशन लगाए थे, जो थर्ड पार्टी थी उसने गलत ही इल्ज़ाम लगाए थे, गलत ओपोजिशन किया था, ठीक है। हमने अपने पूरा अपना काम किया, अपनी मशीन बनाई खुद से, फिर उस पर हमें पेटेंट मिला है, तो फिर इस केस में पेटेंट को मेंटेन रखा जाता है या तो अमेंडमेंट किए जाते हैं। सपोज़ इन्होंने थर्ड पार्टी ने कुछ बोला था, ऑब्जेक्शन लगाए थे, हमारा जो पेटेंटी है वो एग्री कर गया कि चलो ये पार्ट मैं हटा देता हूँ अपने पेटेंट एप्लीकेशन से जिस पे तुम्हें ऑब्जेक्शन है, बाकी सारी चीज़ जो बची हैं उस पे मुझे पेटेंट दे दीजिए। तब उसको अमेंडमेंट कर मतलब चेंजेस कर दिए। अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज करना, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, या तो रिवोक कर सकते हैं पेटेंट को, मतलब कि पेटेंट खारिज कर दिया, अब पेटेंट आपको नहीं रहा। सपोज जिसने भी थर्ड पार्टी ने ओपोजिशन किया था उसके सारे एलिगेशन राइट थे। सपोज़ हमने क्या किया, किसी और का कोई मटेरियल चुरा के कोई रिसर्च चुरा के हमने पेटेंट ले लिया गलत तरीके से, रॉन्गफुली ऑब्टेन्ड पेटेंट है ये हमारा सपोज़। तो जिसने भी ऑब्जेक्शन किए वो कुछ प्रूफ देगा, और उसके प्रूफ अगर सही साबित होते हैं तो हमारा पेटेंट क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। देन रिवोकेशन ऑफ पेटेंट, ठीक है। पेटेंट अगर हमें मिल गया है इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी हमने क्लेम्स किए हैं वो सारे वैलिड हैं। हो सकता है हमने कुछ रॉन्ग स्टेटमेंट दिए, उसमें हमने कुछ गलत चीज़ों पे पेटेंट ले लिया हो, ठीक है, कुछ चीज़ें हमने सही ना बताई हों, तो उस पर ओपोजिशन भी हो सकता है। उस केस में रिवोकेशन ऑफ पेटेंट यानी पेटेंट का खारिज होना हो सकता है। वैलिडिटी ऑफ अ पेटेंट कैन बी चैलेंज्ड इवन आफ्टर इट इज़ ग्रांटेड। हम पहले बता चुके हैं कि पोस्ट ग्रांट ओपोजिशन भी कर सकते हैं। सच काइंड ऑफ ऑब्जेक्शंस रेज्ड आफ्टर द ग्रांट ऑफ पेटेंट इज कॉल्ड रिवोकेशन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, जब आपका पेटेंट खारिज हो जाता है तब उसको रिवोकेशन बोलते हैं। अ रिवोकेशन कैन बी फाइल्ड इवन आफ्टर द टर्म ऑफ पेटेंट हैज़ एक्सपायर्ड। मान लो किसी के 20 ईयर्स पूरे भी हो चुके हैं, एक्सपायर हो चुका है पेटेंट, तभी भी हम उसको रिवोक कर सकते हैं, ठीक है, अगर हमारे पास कोई सॉलिड प्रूफ है तब। देर आर मैनी ग्राउंड मेंशन इन द एक्ट फॉर रिवोकेशन। रिवोकेशन के लिए भी बहुत सारे ग्राउंड दिए गए हैं कि किन किन सिचुएशन में रिवोक हो सकता है पेटेंट। कुछ एग्जांपल हम दे रहे, बहुत सारे रीजंस हैं जो मेंशन है इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 के अंडर, बट ये कुछ एग्जांपल हम दे रहे हैं, जैसे इफ़ अ पेटेंट इज़ ग्रांटेड टू अ पर्सन नॉट एंटाइटल्ड टू अप्लाई फॉर अ पेटेंट। कोई ऐसा इंसान के नाम पे पेटेंट ले लिया है जो उस लायक ही नहीं है पेटेंट के, मतलब उसकी सपोज एजुकेशन ही उतनी नहीं है कि वो ये काम कर सके, उसके नाम पे एक पेटेंट ले लिया गया हो। इफ़ अ इन्वेंशन इज़ नॉट यूज़फुल और सफिशिएंटली डिस्क्राइब, जैसे हम पेटेंट में बोलते हैं ना, यूज़फुलनेस होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होनी चाहिए, आपने जो भी न्यू चीज़ बनाई है, अगर वो है नहीं तो भी वो रिवोक हो सकता है। इफ़ पेटेंट ऑब्टेन बाय फॉल्स सजेशन और रिप्रेजेंटेशन एट्सेट्रा। और भी बहुत सारे रीज़न हैं जिनकी वजह से रिवोक हो सकता है पेटेंट, और ये पोस्ट ग्रांट अपोजिशन होता है, मतलब कि जब पेटेंट मिलने के बाद पेटेंट का क्या खारिज होना क्या कहलाता है, रिवोकेशन ऑफ पेटेंट कहलाता है। तो ये कुछ टर्म्स थी जो हमने डिस्कस की। आई होप ये क्लियर है आप सबको। थैंक यू सो मच।